गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में वेक्टर के टॉपिक में हमने डॉट प्रोडक्ट तक कवर कर लिया था। आज वेक्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं और फिर वेक्टर के टॉपिक को आज ही ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए पहले इसके डेफिनीशन को समझ लेते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ए क्रॉस बी को बच्चों बताया गया है ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एंड एन कैप। ये एन कैप क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे डिफाइन किया गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया है? क्रॉस प्रोडक्ट of two vector is defined as product of magnitude of vector and sine of angle between them। Direction of vector A cross B is perpendicular to plane containing vector A and B, vector A and B। ठीक है बच्चों, तो देखिए समझते हैं। डेफिनेशन में तो कुछ खास है नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? ए क्रॉस बी वेक्टर को हम डिफाइन कैसे किए हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब ये एन कैप क्या है? एन कैप इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ए क्रॉस बी करने पे हमें जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन बताएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की तरह ये नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आता था? स्केलर। तो ये एन कैप बता रहा है कि ए क्रॉस बी करने पे जो हमें वेक्टर मिला वो वेक्टर की खासियत क्या रहेगी कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी करने पे हमें जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी बनाया गया। ठीक है, आइए फिगर से थोड़ा सा इसको समझते हैं तो शायद आपको बातें और क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हमको कैसे लिखना है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, एन कैप लगा है मतलब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए के और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ से एक बात तो हम समझ ही गए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पे हमें कोई एक वेक्टर मिला, वो वेक्टर क्या है? मान लेते हैं सी वेक्टर। ठीक है ना, ये सी वेक्टर इसके थ्रू हमें मिला। तो इस सी वेक्टर की खास बात क्या होगी कि ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और
वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सी वेक्टर जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर हैं, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो सकता है और नेगेटिव जेड एक्सिस हो सकता है। तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा क्या? ठीक है ना? तो उसके लिए कुछ कन्वेंशन है, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखिए। वो कन्वेंशन क्या है कि अगर ए वेक्टर हमारा ऐसा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, नहीं आएगा और दूसरे मेथड से भी हम लोग समझ लेंगे। ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल क्या है? थीटा। तो हमारा एक रूल है, उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल। क्लियर? ये रूल क्या कहता है बच्चों कि हमको जिस दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए उसके लिए उंगलियों को इसी सीक्वेंस में घुमाना है। ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है ना। बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे और अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन हमारा क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से जो हमको वेक्टर मिला, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आप समझिए कि ये दोनों एक ही प्लेन में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, ये मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ध्यान से समझिएगा, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए और बी एक ही प्लेन में है, ठीक है ना, ऐसा। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी हमें करना है या फिर बी क्रॉस ए करना है। पहले इसको कर लेते हैं कि यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए बी वेक्टर है, बी से ए की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, अंगूठा किधर की तरफ है? बी से ए की तरफ जा रहे हैं। देखो अगर मान लेते हैं इस प्लेन में है तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, अंगूठा किधर है? बाहर की तरफ, बी से ए की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अंगूठा किधर आया बच्चों? बाहर की तरफ। क्लियर है? यानी ए क्रॉस बी का, सॉरी बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन हमें आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ इसमें कैसे दिखाएंगे? तो बाहर की तरफ को हम ऊपर दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा कि बाहर की तरफ डायरेक्शन है। उसी तरह अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए वेक्टर हमारा ये है, ए से बी की तरफ आना है, ठीक है ना। तो ए से बी की तरफ कैसे आएंगे? देखिए ऊपर वाला वेक्टर ए हो गया, नीचे वाला बी है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मतलब नीचे वाला डायरेक्शन। क्लियर है? अगर ये फिर भी आपको टफ लग रहा है तो इससे आसान एक रूल है डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है। इतना क्या दिक्कत को पैदा करना। दूसरा रूल जो कहता है वो स्क्रू रूल है। अब इससे तो आप फेमिलियर होंगे, नहीं फेमिलियर हैं तो स्क्रू से तो फेमिलियर हैं ही आप, ठीक है। ये क्या कहता है कि स्क्रू को जिस डायरेक्शन में घुमाया जाए, स्क्रू को जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं, स्क्रू जिधर की तरफ जाती है वही डायरेक्शन हमारी ए क्रॉस बी की हो गई। समझिए स्क्रू देखें ना आप कैसा होता है, इस तरह का होता है, यहाँ पे निकला रहेगा, ठीक है। अब मैं उतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं बना पाता। तो स्क्रू को अगर मान लीजिए हम ऐसे अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर की तरफ, ठीक है ना। यानी अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो अंदर की डायरेक्शन में लिए, कौन से? इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ स्क्रू जाएगा। और वहीं एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर की तरफ आएगा, दैट इज आउटवर्ड। अब आप आउटवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, इनवर्ड को नेगेटिव ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो देखिए अगर ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ आ रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ आ रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा ना ये इस डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज अगर रहेगा
तो वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। यानी ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमको जो डायरेक्शन मिला किधर मिला, अंदर की तरफ। तो वहीं अंदर ये दिखाया गया था, ये डायरेक्शन कब आया था, ए क्रॉस बी से। ठीक है ना। अब इसमें समझाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये 2D है, ग्रीन बोर्ड आपका 2D फिगर। अच्छा बी क्रॉस ए होता बच्चों तो बी से ए की तरफ जाते तो कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब स्क्रू किधर की तरफ आता है, बाहर की तरफ। ठीक है ना। यानी बी क्रॉस ए करते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, मतलब आउटवर्ड को पॉजिटिव जेड दिखा देते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। और ए क्रॉस बी से हमको क्या मिल जाता, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये 2 रूल से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्क्रू रूल एंड राइट हैंड रूल। आइए कैसे, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारा वेक्टर है आई क्रॉस जे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो आई वेक्टर बच्चों किस डायरेक्शन को दिखाता है, एक्स को। ये किसको दिखाता है, वाई को। और ये किसको दिखाता है, जेड को। तो वाई वाले को हम लोग कैसे लिखते हैं, जे कैप से, एक्स वाले को आई कैप से। ठीक है। और जेड वाले को के कैप से। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो उसको तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। साइन आई और जे के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एन कैप जो होता है यहाँ पर वो क्या लिखें, तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, स्क्रू कैसे घुमा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे स्क्रू किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बच्चों कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, के कैप। यानी एक चीज़ तो पता चल गई सर कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आएगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। अच्छा क्या होता जब क्लॉकवाइज होता, तो इसका उल्टा होता। क्लॉकवाइज होता तो क्या हो जाता, नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे। अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू के कैप, दैट इज के कैप। ठीक है ना। तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि के जो डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन में तो नहीं है। इसीलिए ए क्रॉस बी जो वेक्टर हमें मिलता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है ना। तो ये देखिए इसका आई डायरेक्शन, इसका जे डायरेक्शन, तो के इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों, जे क्रॉस के, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आता है, ये 2 तो आता नहीं। क्या आता हमारा, आई आता। आई ही बचा ही। अब आई में प्लस आई होता कि माइनस आई होता, उसके लिए कन्वेंशन दिया गया। तो देखो जे क्रॉस के किधर की तरफ घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। के क्रॉस आई इसी तरह बताओ बच्चों, के क्रॉस आई क्या होता है, के से इधर की तरफ आते हैं, एंटी क्लॉक अभी भी जा रहे हैं, तो के आई है तो बचा क्या, जे। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, अब मैं कुछ भी लिख दूं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। के क्रॉस माइनस आई लिख दिया मैंने। ठीक है। आई क्रॉस माइनस जे लिख दिया। के क्रॉस माइनस आई है, आई क्रॉस माइनस जे है। और भी 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइनस आई क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के क्रॉस माइनस जे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जितनी आप बनाना चाहें बना लो। ठीक है ना, टाइम वेस्ट क्या करना है। अब देखो ये जो माइनस साइन है ना, एक काम करो कि इस माइनस को पहले ही बाहर ले लो, बार बार इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि के क्रॉस आई क्या होता,
के क्रॉस आई क्या होता, के क्रॉस आई क्या आता, एंटी क्लॉकवाइज है तो जे आता। ठीक है, अब जिस माइनस को आप बाहर लिए हो लगा लो, इसमें समझो आई क्रॉस माइनस जे, तो माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आई क्रॉस जे बस निकालो। आई क्रॉस जे बच्चों क्या होता, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज ही है, यानी क्या आता, के आता। माइनस था जो वो यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे देखो माइनस आई क्रॉस माइनस के है, तो माइनस दोनों से बाहर आप ले लो। ठीक है, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में ये भी ध्यान रखना। तो आई क्रॉस के क्या होगा बच्चों, आई से के की तरफ आएंगे, आई से के की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, यानी नेगेटिव आता, यानी नेगेटिव जे तो होगा। अब ये जो दो माइनस आई माइनस जो हमने लिया था, अब उसको यहाँ पे यूज कर लो, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, यानी आंसर क्या है, माइनस जे। ठीक है, जे क्रॉस माइनस के बताओ बच्चों, तो माइनस फिर हम लोग दिमाग में रख लेते हैं, जे क्रॉस के क्या होगा, जे ये है, जे क्रॉस के आई लिख दिए। अब जो माइनस हमने रखा था वो यहाँ पे लगा दिए। के क्रॉस माइनस जे बताओ बच्चों, के क्रॉस माइनस जे क्या होगा, तो माइनस हटा लेते हैं, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, के से जे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। और ये माइनस हमने बाहर रखा था, लगा दिया, क्या आ गया, प्लस है। बात समझ में आई। अब इस तरह मैं चाहूँ तो कितने भी प्रोडक्ट लिख लो, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बने, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, स्क्रू रूल दिमाग में रखना है। स्क्रू बाहर की तरफ आ रही है तो बाहर की तरफ अगर आप पॉजिटिव जेड एक्सिस माने तो पॉजिटिव लेना है, तो कन्वेंशन हमने पॉजिटिव लिया है। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज तो आपको मालूम ही है, घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और घड़ी की अपोजिट दिशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए अब डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आइए अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लिया जाए। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को सीखा भी जाएगा, समझा जाएगा, कोशिश किया जाए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, कि ए क्रॉस बी ये इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में होता था। याद है आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ऐसा क्यों नहीं होता है बच्चों, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बातें करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे के होता है। इसको अब हम ऐसे ले लेते हैं, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्या हो जाता है, माइनस के। तो दिख रहा है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है, डायरेक्शन का अंतर है, इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में आ रही थी, अच्छा सर ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हाँ सर लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे के था, जे क्रॉस आई माइनस के था, माइनस लगा देता तो प्लस के आ जाता, यानी ठीक है, कॉम्यूटेटिव तो नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर को हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तीसरी देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हुई। तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हमें मालूम है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में तो आप सीख ही गए। और ये टर्म अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है,
या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, या तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 है, और या तो थीटा 0 है। साइन थीटा क्या है? 0। इसका मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये दिमाग में आप ज़रूर बना लीजिएगा कि साइन थीटा 0 है, मतलब कि अगर वेक्टर हमारे पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 होगा। यानी आई क्रॉस आई अगर मैं ये लिखूं, आंसर क्या है? 0। जे क्रॉस जे लिखूं बच्चों तो क्या लिखूंगा? 0। के क्रॉस के लिखूं तो क्या हो गया? 0। और यही नहीं, माइनस आई क्रॉस माइनस आई भी 0 होगा, आई क्रॉस माइनस आई भी 0 होगा, क्योंकि उस केस में आई क्रॉस माइनस आई में क्या हो जाएगा? एंगल 180 हो जाएगा। साइन 0 ही पे 0 नहीं होता है, 180 पे भी 0 होता है। इनफैक्ट साइन 0 कहाँ पर होता है? एन पाई पे 0 होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि ए क्रॉस बी बताता क्या है। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ में ही आती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है ना, और ये क्या है? बी वेक्टर, और इनके टेल से टेल मिला हुआ है तो ये एंगल थीटा है। ये चीज़ तो सब आप पैरेललोग्राम में अच्छे से पढ़ चुके थे। तो अगर मैं इसका एक पैरेललोग्राम बना दूं ऐसे, ठीक है ना, क्लियर? अच्छा देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए। ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा था बच्चों? ए क्रॉस बी किसके बराबर था? ए बी साइन थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा हूँ, तो बेटर है कि ऐसे दिखा दूँ, ठीक है। तो एन कैप नहीं लगा रहा हूँ। अगर ये ऐसे ना होता तो यहाँ पे क्या होता? डायरेक्शन जरूरी था। तो हम केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मॉड लगा दोगे तो इसे हटा लेना। खैर, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। अलग अलग बुकों में अलग अलग नोटेशन होते हैं डिनोट करने के मैग्नीट्यूड के। तो ये जनरल 2 तरीके हैं, ठीक है, डिनोट करने के। अब आई रोडो की बुक में वेक्टर को ऐसे डिनोट ही नहीं करता है। वो वेक्टर को डिनोट करना होगा ना तो वो थोड़ा सा मोटे में लिख देगा, ऐसे ऐसे लिख देगा, ये ए वेक्टर हो गया। और मैग्नीट्यूड दिखाना होगा तो पतले में लिख देगा। तो अपनी अपनी बुक में अपने अपने राइटर का जो तरीका है लिखने का वैसे लिखा गया। खैर, अगर ये मेरा बी वेक्टर है तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ ए वेक्टर का, ठीक है ना। बी को छोड़ देते हैं, ए का इधर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या बता रहा है? ध्यान से सोचो। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है बच्चों? ए साइन थीटा। बेस क्या है? बी, मतलब ये क्या आ गया? ए बी साइन थीटा। अच्छा सर, ये खेल था। इसका मतलब ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ए क्रॉस बी डिनोट व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? अच्छा, थोड़ी सी इसमें हम चेंज अगर कर दें, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 ए क्रॉस बी क्या बताता? तो खुद सोच लो। ये अभी क्या था हमारा? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो जाता? 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 ए क्रॉस बी क्या बताता? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस प्रोडक्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ए क्रॉस बी में ये जो एन कैप लगा है उसका मतलब क्या है?
ए क्रॉस बी के प्रॉपर्टीज लिख लिए, ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, इतनी बेसिक बातें हमने कर ली। अब आइए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले इसका अच्छे से डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बातें समझ में आनी चाहिए, इसलिए डेरिवेशन भी ज़रूरी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको अगर मैं कोप्लेनर नन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्लियर बच्चों। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स तो आएगा ही, बी वाई तो आएगा ही, और आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चों, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, ठीक है ना। तुरंत दिमाग में फिगर बना लो आप, ये एक्स है, ये वाई है और इधर जेड है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। चलो प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्या आ गया, माइनस जे कैप, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। प्लस पूरा हो गया, ए वाई से करते हैं, ए वाई बी एक्स, तो जे क्रॉस आई करना बच्चों, ये जे है हमारा, ठीक है ना। जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो किस डायरेक्शन में आएगा, के डायरेक्शन में। ए वाई बी वाई तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन है। ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के बच्चों, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, यानी पॉजिटिव आई कैप, प्लस अब ए जेड पे आ गए, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, क्या हो गया, जे कैप। ए जेड बी वाई क्या है बच्चों, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज हो रहा है, माइनस है, और लास्ट वाला 0 क्योंकि डायरेक्शन इनका सेम है। अब देखो बच्चों करना क्या है, आई वाले कंपोनेंट को पास में लिख लेते हैं। आई यहाँ पे लिख लिया मैंने, आई कहाँ पर था बच्चों, आई कहाँ पे था, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो क्या बचा हमारा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्लियर। प्लस जे कैप, देखो बच्चों कहाँ है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पॉजिटिव वाला ये है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। प्लस के कैप वाला देखो बच्चों, के कैप कहाँ है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है। लेकिन ये खुद से समझने वाली भी बात है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इतना लंबा मेथड लगाएंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ही करते रह जाएंगे। इसलिए हमको एक इसका शॉर्टकट मालूम है। शॉर्टकट क्या है, वो डिटर्मिनेंट मेथड है। अभी आपको शॉर्टकट लग रहा है, 12th में जाओगे तो मैथ में डिटर्मिनेंट पढ़ोगे। तो देखो उसमें कैसे करेंगे। ए वेक्टर हमको मालूम है हमारा क्या है, बी वेक्टर हमें मालूम है हमारा क्या है, ठीक है ना। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। तो लिख ही देते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड सिमिलरली बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। क्लियर। अब तो आप जस्ट 10th पढ़ के आए हो 11th में, तो 12th से तो मैं कंपेयर करके नहीं सिखा सकता इसको। तो
तो आप कुछ समझो कि ये आपके 10th में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, कुछ वैसा ही है। ठीक है, कुछ हद तक तो वैसा ही है। देखो अब इसको कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। सारे यूनिट वेक्टर को लिख लो आई, यहाँ पर जे की जगह माइनस जे लिखना है, बस इसका ध्यान रखना है। आई के बाद माइनस जे रखना है। माइनस जे क्यों रखना है ये भी आप 12th में पढ़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर माइनर ये सारे टॉपिक होते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव आती है। ठीक है ना, एक्चुअली में ये क्या है, ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है। तो इसको डिनोट करने का तरीका आप 12th में पढ़ोगे, -1 टू द पावर आई प्लस जे होता है। तो ये -1 हो गया, आई रो को डिनोट कर रहा है, जे कॉलम को, तो -1 टू द पावर 3 दैट इज माइनस, इसीलिए इसको माइनस लिखते हैं। इसको आप करते तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता तो 1 + 1 2 हो जाता, तो इवन पावर पॉजिटिव ही होता है। ये 1 + 3 हो जाता तो ये भी पॉजिटिव हो। खैर उतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें बस ये याद रखना है कि डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो आई माइनस जे के यही सीक्वेंस रखेंगे। अब देखो आई का जो कंपोनेंट है उसके सामने लिख लो, जे का जो कंपोनेंट है उसके सामने लिख लो, और के का जो कंपोनेंट है उसके सामने लिख लो। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले आई लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आई वाले कंपोनेंट को लेंगे तो आई का रो और आई वाला कॉलम ये बंद कर लो, तो क्या बचा ये चार चीज़ें बची। तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो। ऐसे ही तो करते थे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में थे तो क्या लिख लेंगे बच्चों, AYBZ माइनस करके इसको लिखना है BYAZ। क्लियर? माइनस जे यहाँ पे लगा लिया हमने, जैसे ही माइनस, अब दूसरे को लिखो, ये जो जैसे दिया ना वैसे ही लिखना है यहाँ पे माइनस जे। इसको इस कॉलम को बंद कर दिए, इस रो को बंद कर दिए, तो क्या बचा AXBZ BXAZ। क्या हुआ ये AXBZ माइनस BXAZ। ठीक है, प्लस के कैप इसको बंद करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, AXBY माइनस BXAY। क्लियर? AXBY माइनस AXBY माइनस BXAY। ठीक है, अब आइए, ये तो समझाने में इतना समय लग गया, अदरवाइज जब इस पर कोई क्वेश्चन हमें करना होता तो ये मेथड आप देख लो, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले जो मैं मेथड से आपको इसको प्रूफ कराया था वो बस इसलिए कराया था कि आप आंसर मैच कर सको। इस आंसर को उससे मैच करके देखो, तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये आया। तो उस मेथड को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और यही हम यूज करेंगे जब भी A क्रॉस B निकालना हो तो। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से इस पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लें कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। तो A वेक्टर मान लेते हैं बच्चों, क्या है हमारा I + 2J + 3K। क्लियर? B वेक्टर मान लेते हैं 2I + J + 2K। क्लियर? कुछ भी आप ले सकते हो, डेटा आपके ऊपर है। तो हमको ऐसे चार्ट बना लेना है, I माइनस J और K। क्लियर? I के सामने 1, यहाँ पे 2, AX का कंपोनेंट BX का कंपोनेंट, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक है, अब देखो I को बंद किए, इसको बंद किए, क्या बचा 2 2 जा 4 और 1 × 3 3, तो 4 - 3। माइनस J लिखें, इसको बंद किए, इसको बंद किए, क्या बचा 1 2 2 3, डेट इज 1 × 2 = 2 एंड 2 × 3 = 6 प्लस K कैप बच्चों, ये और ये बंद हो गया, क्या बचा 1 - 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप। ठीक है, यानी A क्रॉस B करने पे हमको जो वेक्टर मिलेगा वो ये मिलेगा। इस वेक्टर की खास बात क्या है कि ये इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो सर ऐसे कैसे मान ले, आपने बता दिया तो ऐसे कैसे मान ले, तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं C वेक्टर, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है बच्चों
तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी कर रहे हैं, ध्यान देना, बस आपको दिखाने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। 2 इंटू 4 क्या होगा, 8 होगा। 3 इंटू -3 क्या होगा, -9। ये कितना आ गया बच्चों, 0। उसी तरह आप बी डॉट सी भी कर सकते हो, बी डॉट सी भी कर सकते हो। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, यहाँ पर क्या है 4, 4 इंटू 1 4, एंड 2 इंटू -3 दैट इज 6, ये भी क्या आ गया 0। यानी जो हमने पढ़ा समझा सब सही। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स यू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है। चलिए क्लियर है यहाँ तक बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लें। हमारा एक क्वेश्चन एससी वर्मा में दिया हुआ है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, these 3 vector are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, clear? ठीक है, तो हमें बताना है, ध्यान से सुनिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, क्लियर है? और ये तीनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी कोई वेक्टर हमारा आएगा, उस वेक्टर का रिश्ता इसके साथ क्या है, ध्यान से सुनिए। ये ए वेक्टर हो गया, बी क्रॉस सी मान लेते कोई वेक्टर आ गया डी वेक्टर। ठीक है, अब खुद सोचो, ये जो डी वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जी सर। ये जो डी वेक्टर आएगा सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जी सर। तो इन और ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये जब इसके परपेंडिकुलर है, ये जब इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये इसके पैरेलल हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड तीन ही एक्सिस ही है हमारी, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, तो जिस डायरेक्शन में है यानी ये ए के डायरेक्शन में है, तो ए क्रॉस डी क्या आ जाएगा, 0, सेम डायरेक्शन हो गया ना। आई बात समझ में? और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा कुछ डेटा लेके समझ लेते हैं। ए को मान लेते हैं बेटा आई है, ठीक है, बी को मान लेते हैं जे, और सी को मान लेते हैं के। अब शायद आपको समझ में आए, जे क्रॉस के वेक्टर क्या होता है बच्चों, सोचो, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, जे क्रॉस के होता है आई, तो आई क्रॉस आई बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया। वही चीज़ यहाँ पे ऐसे समझा रहा था मैं आपको, इसका रिजल्ट ये था, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपका एक और क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल दिया हुआ था, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी होगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर। कैसे वेक्टर है बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एक ही प्लेन में है। अब तो दिमाग आपको दौड़ गया होगा, ए बी सी सब क्या है, एक ही प्लेन में है, मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो ए भी बच्चों यहीं है, बी भी यहीं है, सी भी यहीं है, ए बी सी। अब देखो बी क्रॉस सी क्या बताएगा, बी क्रॉस सी हमारा कोई वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की खास बात क्या होगी, मान लेते हैं वो वेक्टर डी आ गया, इसको सॉल्व करने पे वेक्टर डी आ गया। इस वेक्टर की खास बात क्या है कि बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है, और ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है। तो जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, वो तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में। यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर में रिश्ता कैसा है, 90 डिग्री का। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होता है, 0। ये 2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हमने दिया, इसलिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डायरेक्शन को जहाँ छोड़ देते तो आप क्या करते, बी क्रॉस सी को लिख देते बी सी साइन थीटा। अब बी सी साइन थीटा का ए वेक्टर से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ले लेते,
तो ए बी सी साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ लिख देते हैं, उल जुलूल सा आंसर लिख देते हैं आप। क्लियर है? चलो भाई, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई। अच्छा देखो, एक दूसरा तरीका है सवाल पूछने का। क्या कि हमें कोई ए वेक्टर दे दिया, एक क्या दे दिया, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर दे दिया, कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें बच्चों, जो आपको 2i कैप 3j कैप 4k कैप। क्लियर? अब क्वेश्चन हमें पूछता बच्चों कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए किसके बराबर होगा, सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। लैम्डा की क्या ऐसी वैल्यू है कि वेक्टर ए किसके पैरेलल हो जाए, बी के। तो ऐसा सवाल वो बनाता ही क्यों है? डॉट प्रोडक्ट में क्या बनाता था कि ऐसा लैम्डा या अल्फा कोई भी ऐसा एक अननोन वेरिएबल हमारा रहता था, उसमें पूछता था कि उस वेरिएबल के लिए, मान लेते हैं कि लैम्डा ही था, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल बनाता है। तो लॉजिक क्या है उसका बनाने का कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा तभी जीरो होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जब पैरेलल होगा तब जीरो होगा। इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है बुकों में जो आपके दिया रहता है। ठीक है ना, बच्चे उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जो एकदम अभी नए नए हैं बच्चे, जो वेक्टर अभी सीख रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज जीरो। ये सही है? जी नहीं सर, सही नहीं, मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा है, तो ये भी वेक्टर के फॉर्म ही में होना चाहिए। मतलब 0i कैप, 0j कैप, 0k कैप। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कंपटीशन में क्वेश्चन बना दिया जाता है, और आप हल्का सा, आप सही रहते हो अपने कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से क्या होता है, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 लिख रहे हो, इसका मतलब कि एक वेक्टर प्रोडक्ट हमारा स्केलर वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तब जीरो समझ में आती बात। खैर, हमें क्या बताना है, लैम्डा ए किस वैल्यू के लिए, तो लिख लेते हैं। हमने तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया। आई माइनस जे एंड के, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट लैम्डा, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, कर लो, जो मन में आया कर लो उसको। आई को बंद करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस 9, सॉरी 4 लैम्डा माइनस 9, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस जे, इसको जैसे बंद कर दे तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, एंड 2 इंटू 3 दैट इज -6, प्लस के। ठीक है, प्लस के प्लस के प्लस के क्या हो जाएगा भाई साहब, के ले लेते तो क्या हो जाता, 3 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, ऐसा कुछ आता। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए बच्चों, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, यानी ये टर्म क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये टर्म क्या होना चाहिए, 0, ये टर्म क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है? तो ये दिख रहा है, ये तो मान लीजिए 0 हो सकता है, लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकाल ले, यहाँ से भी निकाल, लेकिन ये तो 0 हो नहीं रहा, ये 0 नहीं हो रहा ना, ये तो -2j के बच जा रहा है। मतलब ये जो हमने डेटा लिया है वो लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए नल वेक्टर नहीं देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ से एक चीज़ हम समझ गए कि इसका अप्रोच ऐसा ही है करने का। जब भी ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर दे दे तो अब क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इक्वल टू 0 कर दो। तो इक्वल टू 0 करने का मतलब कि आई कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो ये तो 0 कर लेते, ये भी 0 कर लेते, लैम्डा की वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है, और ये तो 0 ही नहीं होता। तो ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब कि सारे कंपोनेंट 0 हों। मतलब ये जो हमने वेक्टर दिया है वो लैम्डा किसी वैल्यू के लिए भी 0 हमको
नहीं देता। ठीक है, चलो आओ प्यारो बच्चों, एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हमारा वेक्टर का सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक लेक्चर इस पे और बनाएंगे जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, बस न्यूमेरिकल कराया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा वो कितनी पीछे की चीज़ें याद हैं। ठीक है ना, 10, 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। खैर उससे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर हमें ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, और ऐसे क्या दिया है, एक ऐसे भी है। ये पैरेललोग्राम ही दे दिया है आपको, छोड़ो। ठीक है, सारी टेंशन ही छोड़ दो। लेकिन पैरेललोग्राम का हमको डायगोनल दिया हुआ है, D1 और एक ये D2। ठीक है ना, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ठीक है, इसको हटा ही लेते हैं पहले। ये D1 है बच्चों, ठीक है, ये D1 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये D1 है और ये वाला D2 है। तो पैरेललोग्राम का साइड हमें नहीं दिया हुआ, क्या दिया है, डायगोनल। और तब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एरिया पैरेललोग्राम बताइए। तब कैसे करते हैं बच्चे, हमें तो मालूम था कि A क्रॉस B क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम होता है, लेकिन A और B साइड्स होते थे पैरेललोग्राम के, इसमें तो डायगोनल गिवन है। तब कैसे करते बच्चों, तो हम साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। और कोशिश कैसे करते हैं, जो भी हमने पहले पढ़ रखा है उसके हिसाब से। ये A वेक्टर है तो ये तो पैरेलल होता है ना, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम। ये B वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, B वेक्टर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है और ये D2 वेक्टर है, सॉरी D1 वेक्टर है। तो B वेक्टर प्लस A वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, D1 है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू D1 वेक्टर, लिख सकते हैं ना। ट्रायंगल लॉ से बता रहा हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, D2 के लिए देखो तो बच्चों, B वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। इस वेक्टर के, ठीक है ना, ध्यान से देखो, इस वेक्टर, ये वेक्टर है ना, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, तो इनका तो खेल ही बिगड़ जाएगा बच्चों। D2 वेक्टर किधर है हमारा, D2 वेक्टर इधर की तरफ है, D2 हो गया, A हो गया, हाँ, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखो D2 वेक्टर के हेड से A वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो D2 वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। D2 वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू D2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना लिख लिए, तब आपको क्या दिक्कत होने वाली है, जोड़ दो, ये तोड़ गया, इधर क्या बचा, D1 प्लस D2 वेक्टर। यानी हमारा B वेक्टर क्या आ गया बच्चों, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाई 2। B आ गया तो A निकाल सकते हो, A वेक्टर बराबर क्या हो जाता, D1 वेक्टर माइनस B वेक्टर, और B वेक्टर है क्या, D1 प्लस D2 बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाता, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाई 2। यानी अगर हमको डायगोनल दिया हुआ है तो हम उसके डायगोनल के साइड्स A वेक्टर और B वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले आपको A वेक्टर और B वेक्टर निकालने आना चाहिए। अब जैसे ही A वेक्टर B वेक्टर निकाल लिए आप, तो फिर क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में ख़त्म हो गया और हमने वेक्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप ज़रूर ही जाके यहाँ पर देखिए। और हाँ, वेक्टर से रिलेटेड एक और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं वीडियो बनाते समय ही बहुत न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि उसी समय वो कंसेप्ट आपको आ जाए। ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल रिव्यू के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक के कंसेप्ट आते हैं कि नहीं, उसके लिए एक लेक्चर बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।